हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी आपके अपने चैनल बेस्ड टू डिफाइन में। तो बच्चों, आज की वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे आप लोगों को बीए आपका एक प्रकार से प्रथम वर्ष जो कि फर्स्ट सेमेस्टर है, और आपका जो सब्जेक्ट होता है एशियन हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास, जो कि आपके 2025 एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। पूरे आपके 30 आपको लिखित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, जिसका खास तौर पर ये प्राचीन इतिहास का लिखित पेपर होता है। और ये आपका अगर बात करें तो ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, ठीक, जो कि आपको 50 वर्ड में लिखने होते हैं। ठीक, तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आपको पहला क्वेश्चन एक प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन क्या है? ऐतिहासिक साहित्य में हमें जो एक प्रकार से प्राचीन इतिहास की क्या जानकारी मिलती है। ठीक, तो बच्चों, ऐतिहासिक साहित्य की बात कीजिए तो एक प्रकार से ऐतिहासिक साहित्य जो होता है प्राचीन भारत के जो है राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक इतिहास की एक प्रकार से ऐतिहासिक और सामाजिक साहित्य से जो जानकारी प्राप्त होती है, ठीक, ऐतिहासिक और साहित्य के द्वारा ही प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है एक प्रकार से। ठीक, जैसे कौटिल्य जो एक प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य का ऐतिहासिक और सामाजिक साहित्य से प्राप्त होती थी। ठीक, एक प्रकार से कहें तो कौटिल्य गुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री होता था, जो एक प्रकार से अर्थशास्त्र से हमें तत्कालीन भारत की संपूर्ण झलक देखने को मिलती है। ठीक, इस तरह आप पहला क्वेश्चन लिखेंगे। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मेगस्थनीज, ठीक, मेगस्थनीज कौन था। तो बच्चों, मेगस्थनीज कौन था? मेगस्थनीज जो था एक प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में सेलुकस का राजदूत होता था। ठीक, जिसे एक प्रकार से इंडिका नामक ग्रंथ की रचना की थी। यह इस ग्रंथ से उस समय के इतिहास की पर्याप्त जानकारी ग्रहण एक प्रकार से मिलती है। ठीक, फिर आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या पूछा गया था? फाहियान के विषय में आप क्या समझते हैं या फिर क्या जानते हैं, संक्षिप्त में आपको बताना है। तो फाहियान नामक जो एक प्रकार से चीनी यात्री था, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत में आया था। ठीक, और लगभग 15 वर्ष तक भारत में एक प्रकार से राज्य किया था। उसने तत्कालीन भारत के जो शासन प्रबंध है और सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक इतिहास पर बहुत ही अत्यधिक ढंग से प्रकाश डाला था। ठीक, इस तरीके आप लिखेंगे। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चौथा क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि पुरातात्विक जो है सामग्री को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक, तो बच्चों, पुरातात्विक सामग्री को कितने भागों में बांटा गया है? पुरातात्विक सामग्री को मुख्य रूप से 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक, पहला है आपका अभिलेख है, ठीक, और दूसरा आपका मुद्रा है, और तीसरा आपका एक प्रकार से कहें तो स्मारक है। ठीक, इसमें अत्यधिक अभिलेखों का विशेष महत्व रहा है। ठीक, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5वां है कि महाकाव्य। ठीक, महाकाव्य जो है कौन कौन से हैं। ठीक, तो बच्चों, महाकाव्य की बात की गई तो महाकाव्य कौन कौन से एक प्रकार से भारतवर्ष के जो दो एक प्रकार से प्राचीन महाकाव्य हैं। पहला है आपका रामायण है, और दूसरा जो है आपका महाभारत है। ठीक, जो कि प्राचीन युग से प्रचलित रहा है। रामायण के रचयिता जो एक प्रकार से कहें तो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा राम के चरित्र चित्रण के साथ ही तत्कालीन राजनीतिक और सामाजिक और धार्मिक दशा पर प्रकाश डाला गया है। ठीक, फिर और एक प्रकार से महाभारत की बात करें तो महाभारत के वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत जो है प्राचीन इतिहास, आख्यान और उपदेशों का कोश है। ठीक, जिसमें जीवन का कोई पहलू ऐसा नहीं है कि जिसका चित्रण महाभारत में ना हो। ठीक, इस तरीके आप महाकाव्य के बारे में लिखेंगे संक्षिप्त में। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 6 है कि जो हड़प्पा है, ठीक, हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों की संक्षिप्त जानकारी दीजिए। ठीक, तो हड़प्पा और सिंधु घाटी की बात कीजिए तो हड़प्पा जो एक प्रकार से था, मोहरें जो होती थी हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट वस्तुएं मानी जाती थी। ठीक, ये जो एक प्रकार से थी सेलखड़ी नामक पत्थर से बनी होती थी। इस पर प्रायः जानवरों के चित्र अंकित होते थे, और एक ऐसी लिपि के चिन्ह खुदे हुए होते थे जिन्हें अभी तक एक प्रकार से पढ़ा नहीं जा सका है। इसका प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए ज़्यादातर किया जाता था। ठीक,
फिर आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7वां है कि सिंधु घाटी, ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता जो है के बारे में कौन कौन से पुरातात्विक साक्ष्यों से जानकारी मिलती है। ठीक, तो सिंधु घाटी में वैसे तो बहुत से पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए थे, जैसे कि सिंधु घाटी की सभ्यता की जानकारी उस समय बसे लोगों द्वारा पीछे छोड़ी गई वस्तुओं अथवा पुरातात्विक साक्ष्यों से ही प्राप्त होती है। इनमें उनके आवास, मृदभांड, औजार, आभूषण यानी कि गहने, बाट और मोहरे आदि भी शामिल होती थी, ठीक, उस समय। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका एक प्रकार से कहें तो 8वां है। क्वेश्चन नंबर 8वां आपका क्या है कि हड़प्पा जो पूर्व की बस्तियों की क्या विशेषताएं होती थी, कोई एक आपको उदाहरण देना है। तो हड़प्पा जो पूर्व की बस्तियां प्रायः छोटी होती थी, इनमें बड़ी संरचनाएं नाम मात्र थी, ठीक, इनकी अपनी विशिष्ट मृदभांड शैली थी और इनमें कृषि तथा पशुपालन भी प्रचलित होता था उस समय के लोगों का, ठीक, लोग शिल्पकारी भी करते थे, ठीक। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9वां है कि हड़प्पा सभ्यता के पालतू जानवर कौन कौन से थे और उस समय के जंगली एक प्रकार से जानवरों के नाम भी कौन कौन से थे बताना है। तो बच्चों पालतू जानवर कौन से थे, एक प्रकार से मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी और सूअर, ठीक, ये सब पालतू जानवर हुए करते थे उस समय। और जंगली जानवर जो थे, जंगली सूअर और हिरण और घड़ियाल बहुत सारे होते थे, ठीक, इस तरीके आप लिखना है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 10वां है। क्या पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता में सिंचाई के लिए नहरों के अवशेष कहाँ से प्राप्त होते थे, सिंचाई के अन्य साधन कौन कौन से थे उस समय। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता में जो सिंचाई के लिए नहरों के अवशेष एक प्रकार से होते थे, अफगानिस्तान में सोरतघई नामक पुरस्थल से मिली है, ठीक। और एक प्रकार से सिंचाई के अन्य साधन थे जो कुओं से एक प्रकार से जल को निकाल कर सिंचाई की जाती थी, ठीक, और कहीं कहीं जलाशयों में एकत्रित जल करके उससे भी सिंचाई अधिक मात्रा में की जाती थी उस समय, ठीक। फिर आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 11वां है कि आहार संबंधी आदतों को जानने के लिए पुरातात्विद किन साक्ष्यों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। तो आहार संबंधी आदतों को जानने के लिए जो पुरातात्विक पुरास्थलों से प्राप्त निम्नलिखित जो वस्तुएं मिलती थी उसके इस्तेमाल से की जाती थी, जैसे कि विभिन्न औजारों, अनाजों के दाने से और विभिन्न पशु पक्षियों की हड्डियों से और वनस्पति उत्पादों के अवशेष से, ठीक, उससे आहार संबंधी आदतों की जो जानकारी मिलती थी उसी के द्वारा एक प्रकार से प्राप्त होती थी, ठीक। फिर आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 12वां है कि हड़प्पा जो बस्तियों के विभाजित 2 भागों के नाम बताना है, उनकी एक एक मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करना है, ठीक। तो हड़प्पा जो बस्तियों के 2 भाग होते थे, पहला दुर्ग होता था, ठीक, जिसका निचला हिस्सा दुर्ग ऊंचाई पर बनाई गई एक छोटी संरचना थी, और जबकि निचला शहर जो होता था कहीं अधिक बड़ा था, जिसे दीवार से एक प्रकार से घेरा गया था, ठीक। फिर आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13वां है कि हड़प्पा यानी कि सिंधु सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल एक प्रकार से कौन सा था, इसकी दुर्दशा का क्या कारण था, ठीक। तो एक प्रकार से कहें तो हड़प्पा जो सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल उस समय ही था, इसकी जो दुर्दशा का कारण था एक प्रकार से ईंटों चोरों ने बुरी तरह से नष्ट कर दिया था, इनकी जो ईंटों को चोरों के द्वारा बुरी तरह से एक प्रकार से तोड़ फोड़ कर दिया गया था। इस चोरी के कारण स्थल की कई प्राचीन संरचनाएं भी नष्ट हो गई थी उस समय, ठीक। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 14वां है कि वैदिक काल के जो संगीत में एक प्रकार से कितने प्रकार के संगीत का उल्लेख मिलता है, ठीक। तो बच्चों वैदिक काल में 2 प्रकार के नियमबद्ध गान का उल्लेखित मिलता है, एक मार्गी और देसी, ठीक, जिसका उल्लेख जो जब आप आज के युग में लोक संगीत कही जाती जिसके द्वारा, ठीक,
जैसे सामाजिक गीतों को एक प्रकार से ग्राम गे गान कहा जाता है था उस समय लोग। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 15 है कि उत्तर, ठीक, उत्तर वैदिक काल में आर्यों के 3 प्रमुख देवता कौन थे? ठीक, तो बच्चों उत्तर वैदिक काल में जो आर्यों के प्रमुख 3 देवता होते थे वो कौन कौन थे? वैदिक साहित्य जो एक प्रधानतया धर्म परक माना जाता है, अतः इस युग के धार्मिक विश्वासों के संबंध में उनसे बहुत विशद रूप से परिचय प्राप्त होता है। उसी काल के आर्य विविध देवताओं की पूजा करते थे। उनके जो 3 देवता एक प्रकार से इंद्र, मित्र, वरुण, अग्नि, यम आदि ऐसे अनेक देवता थे, जिनमें तृप्त व संतुष्ट करने के लिए उन्हें अनेक विविध विधानों का अनुसरण किया करते थे। ठीक, इस तरह लिखना है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है कि एक प्रकार से जो दो मुख महाकाव्य के नाम बताना है। ठीक, तो एक प्रकार से 2 मुख्य महाकाव्य के नाम बताना है। तो आर्यों के 2 मुख्य एक प्रकार से महाकाव्य थे, पहला रामायण, दूसरा महाभारत। ठीक, अगर रामायण की बात करें, रामायण हिंदुओं का प्राचीनतम और सर्वप्रिय महाकाव्य है। इसमें इसके 7 एक प्रकार से 7 खंड और 24,000 श्लोक इसमें देखने को मिलते हैं। इसे एक प्रकार से साधारणतः महर्षि वाल्मीकि द्वारा एक प्रकार से लिखी गई मानी जाती है। ठीक, अगर हम महाभारत की बात करें तो जो एक प्रकार से कहें तो महाभारत के 18 भाग और लगभग 1 लाख श्लोक हैं इसमें, और इसे एक प्रकार से व्यास मुनि द्वारा रचित माना जाता है। हॉपकिंस का विचार है कि इनकी रचना एक व्यक्ति या एक पीढ़ी ने नहीं की थी। ठीक, इसमें अनेक लोगों का विचार है। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 17 अगर 17वां है कि महाभारत की रचना कब की गई थी, कब हुई थी? तो विद्वानों का मानना है कि महाभारत में वर्णित जो सूर्य और चंद्र ग्रहण के अध्ययन से पता चलता है कि इनकी जो रचना लगभग 21वीं सदी ईसा पूर्व में हुई थी, जबकि आमतौर पर वर्तमान शोधकर्ताओं के द्वारा इसका रचना काल 1400 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक, लेकिन पूरे महाभारत में लगभग एक प्रकार से कहें तो 1,10,000 श्लोक हैं, जो यूनानी महाकाव्यों इलियड और ओडिसी परिमाण से 10 गुना एक प्रकार से अधिक है। परंपरागत रूप से महाभारत की रचना के श्रेय जो है वेदव्यास को ही दिया जाता है। ठीक, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है कि जो महाकाव्य युग की धार्मिक स्थिति को बताइए। ठीक, तो वैदिक देवताओं का स्थान ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव ने आमतौर पर लिया था। फिर अवतारवाद में विश्वास व मूर्ति पूजा का प्रचलन एक प्रकार से शुरू हो गया था। अनेक यज्ञ करवाए जाते थे। महाकाव्य काल में ब्राह्मणों के स्थान पर क्षत्रियों का महत्व एक प्रकार से बढ़ गया था। कर्म दर्शन का महत्व एक प्रकार से अत्यधिक रूप से बढ़ा दिया गया था। ठीक, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका एक प्रकार से 19 है कि द्वैराज्य। ठीक, द्वैराज्य से आप क्या समझते हैं? ठीक, तो इससे तात्पर्य उस राज्य से होता था जिसमें एक ही साथ 2 राजाओं का शासन होता था। यूनान के नगर स्पार्टो में एक प्रकार से इस प्रकार का शासन था, जिसमें यूनानी लेखों के विवरण से पता चलता है कि जो सिकंदर की एक प्रकार से भारत आक्रमण के समय सिद्ध में इस प्रकार का शासन तंत्र प्रचलित था। लेकर का विचार है जब 2 भाइयों अथवा उत्तराधिकारियों ने राज्य का बंटवारा करने के स्थान पर सम्मिलित रूप से शासन करना पसंद किया हो, तभी द्वैराज्य एक प्रकार से उसका सूत्रपात हो गया होगा। ठीक, इस तरीके का आप लिखेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 20 है कि सिंधु घाटी के नगरों के एक प्रकार से बारे में लोगों को कैसे पता चला? तो सन 1921 में पुरातत्व ने पंजाब प्रांत में हड़प्पा नामक एक प्रकार से स्थल की खोज की। ठीक, जिसे एक प्रकार से जिसके अध्ययन से यह प्राप्त हुआ ज्ञात हुआ कि यह एक नगरीय सभ्यता के अवशेष हैं। ठीक, इसी प्रकार सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो की खोज हुई। जब इन स्थलों की विस्तृत खुदाई हुई तो नीचे एक प्रकार से दबा हुआ
पूरा एक प्रकार से सहन निकल आया। धीरे धीरे खोज आगे बढ़ती गई और पता चला बाद में कि उस समय कई नगर थे। ये सभी नगर सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों की घाटी में बसे हुए थे। ठीक, इस तरीके का सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पता चला था। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 21वां है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। ठीक, तो बच्चों सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है आमतौर पर क्योंकि हड़प्पा नामक स्थल एक प्रकार पर ही सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने उत्खनन करवाया गया था। इनके द्वारा एक प्रकार से 1921 में राय बहादुर दयाराम स्वामी के द्वारा उत्खनन कराया गया था और नगरीय सभ्यता को प्रकाश में लाया गया। अतः सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थल पर हुई, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता एक प्रकार से कहा जाता है। ठीक, बहुत ही सटीक भाषा में। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 यानी कि 22वां है कि नदियों से विशेष लाभ क्या है। ठीक, तो नदियों के जो विशेष लाभ एक प्रकार से खेती के लिए पानी की उपलब्धता ने अधिक अन्न उत्पादन में काफ़ी मदद की है। इससे व्यापार को भी एक प्रकार से बढ़ावा मिला जिससे नगरों का विकास संभव हो सका। ठीक, फिर व्यापार के लिए एक प्रकार से जलमार्ग भी बनाए गए थे। साथ ही नदी मार्ग से व्यापार सस्ता एक प्रकार से आसान तथा सुरक्षित होता था। ठीक, इस तरह नगरीय जीवन में कृषि की अपेक्षा अन्य काम धंधों को अधिक महत्व मिलता था। इन काम धंधों के लिए कच्चे माल की उपलब्धता तथा उससे निर्मित वस्तुओं ने नगरीय जीवन को और उन्नत बनाया। ठीक, इस तरीके से आप नदियों के विशेष लाभ लिख सकते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर आपका 23 है कि मेसोपोटामिया का जो एक प्रकार से उरक काल कब से कब तक माना जाता है। ठीक, तो मेसोपोटामिया का जो उरक काल है लगभग 4000 से 3000 ईसा पूर्व तक लगभग माना जाता है और निकट पूर्व में राज्यों की उपस्थिति के शुरुआती संकेत देता था। ठीक, मध्य पूर्व में टाइग्रिस और यूफ्रेट्स नदियों के किनारे स्थित उस सभ्यता को एक प्रकार से नाम दिया गया था जिसे एक प्रकार से मेसोपोटामिया होता, जिसका अर्थ एक प्रकार से नदियों के बीच होता था। ठीक, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है 22वां कि बेबीलोनिया, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, देख लेंगे। बेबीलोनिया की जो आर्थिक दशा को स्पष्ट करना है। ठीक, तो बेबीलोनिया का जो मूलधार कृषि कर्म होता था उस समय। यहाँ की जो भूमि होती थी अत्यंत उपजाऊ होती थी। हेरोडोटस का विचार यह है कि प्राचीन विश्व के देशों में बेबीलोनियों में सबसे अच्छी खेती मानी जाती थी उस समय। कृषि कर्म तथा पशुपालन के अतिरिक्त बेबीलोनियों के उद्योग धंधे तथा व्यापार भी उन्नति पर थे। समाज में एक प्रकार से अनेक प्रकार के उद्योग धंधों का प्रचलन उस समय ज़्यादा होता था। ठीक, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है 25वां है कि बेबीलोनियन। ठीक, बेबीलोनियन के जो सर्वोच्च देवता थे वो कौन कौन थे। ठीक, तो बेबीलोनियन के जो सर्वोच्च देवता माने जाते थे एक प्रकार से मर्दुक, ईश्वर और तामुज, ये 3 देवता मुख्य रूप से अत्यधिक पूजे जाते थे। ठीक, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है कि हम्मुराबी कौन था। ठीक, तो बच्चों हम्मुराबी उस समय कौन था, तो बेबीलोन राजवंश का सबसे प्रतापी शासक हम्मुराबी ही था। ठीक, हम्मुराबी सेमेटिक जाति की शाखा से संबंधित था। ठीक, बेबीलोनिया का महानतम सम्राट था उस समय। हम्मुराबी विविध निर्माता एवं विजेता भी था जिसने एक प्रकार से 2123 ईसा पूर्व से लगभग 2081 ईसा पूर्व तक एक प्रकार से राज्य किया था। ठीक, इस तरीके आप हम्मुराबी के बारे में लिखेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 27 है 27वां है कि हम्मुराबी की विधि संहिता को स्पष्ट कीजिए। ठीक, तो हम्मुराबी की एक प्रकार से संहिता जो थी सेमेटिक भाषा में लिखी गई थी। हम्मुराबी ने समस्त रीति रिवाजों, कानूनों, सामाजिक, व्यापारिक और परंपराओं को एक प्रकार से एक स्थान पर संगठित करने की
आज्ञा दी थी। इसके बाद इनको व्यवस्थित करके वह एक प्रकार से उसमें आवश्यकता अनुसार सुधार करके एक विशाल विधि संहिता का रूप दे दिया गया था। ठीक, इस तरीके का उसकी जो संहिता थी इस तरीके की थी। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 28 है, जो असीरिया सभ्यता के बारे में आप क्या जानते हैं। तो मेसोपोटामिया की जो 3 प्रमुख सभ्यताओं में तीसरी सभ्यता जो थी असीरियों की थी, जो कि 1183 ईसा पूर्व में बेबीलोन के अधिपत्य में रहने वाले असीरिया के सम्राट असुरदान ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। उस एक प्रकार से कुछ समय बाद असीरिया काफ़ी शक्तिशाली हो गया, या फिर 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 7वीं ईसा पूर्व तक। ठीक, अंतिम वर्ष का इतिहास असीरियन साम्राज्य का ही इतिहास है, ऐसा माना जाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 29 है, 29 है कि असीरियन समाज में स्वतंत्र नागरिक किन 3 वर्गों में विभक्त था। ठीक, तो असीरियन समाज में स्वतंत्र नागरिक जो था निम्न 3 वर्गों में विभक्त था। मारबनुती अथवा एक प्रकार से संत वर्ग, असमानो अथवा दस्तकार वर्ग, और खुशी अथवा श्रमिक वर्ग। ठीक, फिर आपका आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 30 तीसरा है कि असीरिया सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में आप क्या जानते हैं। तो असीरियन निवासियों को अपनी क्रूर तथा हिंसक मनोवृत्ति के अनुरूप अपने धर्म का भी सृजन हुआ करता था। इस प्रकार धर्म उनकी हिंसात्मक प्रवृत्ति को किसी भी प्रकार से कम नहीं कर सका। ठीक, असीरियों का एक प्रकार से देवता जो होता था असुर था। असुर को युद्ध का एक प्रकार से देवता स्वीकार कर लिया जाता था। ठीक, इस तरीके का आपको पूरे 30 आपको लिखित क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग देख लीजिएगा। और जो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। फिर किसी वीडियो में जय हिंद, वंदे मातरम।